तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और कल बोर्ड परीक्षा देने वाले, तो बोर्ड परीक्षा से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हम लोग आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जो वेरी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको मैं इस वीडियो के अंदर आपको कराने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा यदि आप लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं आपको लगभग 20 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है, तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा और साथ में वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर यहाँ पर मैं आपको लगभग 20 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब से, उसको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। हर एक प्रश्न का यहाँ पर उत्तर भी बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो उसका आंसर आपको किस प्रकार से बताना है। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी आकर के इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ होता है बोर्ड परीक्षा के लिए 2005 में, 8 में, 9 में, 16 में, 22 में, यानी कि ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से हम लोग क्या समझते हैं, उसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर में बताओगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है, दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं और इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र आपका होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो ये चीज आपको पर समझ लेना है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है किस प्रकार से होता है। आपका इस प्रकार से एक वैद्युत द्विध्रुव होता है, जो आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है। उसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक आवेश का मान लेना है। तो आप लोग चाहे क्यू ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, क्योंकि हम लोग को चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, माइनस और प्लस से, केवल हम लोग को यहाँ पर मान ले लेना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग क्यू लिख देंगे और फिर इंटू लगा करके यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका निकल करके आ जाएगा P, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल करके आ जाएगा। यही आपका सूत्र होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं और इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र आपका होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखने के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार आता भी है। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होता है। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश मान लीजिए कोई रखा है, तो उस पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे और इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, तो आप बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब हम लोग उसका मात्रक भी देखेंगे सूत्र के साथ में। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र आपका होता है ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाता है। इसमें आप लोग बता सकते हैं इसका जो कह सकते हैं मात्रक, तो मात्रक जब आपका पूछेगा तो आपको जब सूत्र याद होगा तो मात्रक आप लोग आराम से बता पाओगे। यानी कि इसके हमारी सूत्र है ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। तो एफ का क्या होगा, मात्रक न्यूटन हो जाएगा और क्यू का हो जाएगा कूलाम। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन अपान में कूलाम होता है। और साथ ही में इसका एक और सूत्र होता है ई बराबर बी अपान में डी। तो वहां से एक और मात्रक निकल करके आता है वोल्ट अपान में मीटर। तो इस प्रकार से इसके दो मात्रक होते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं। पहला आपका होता है न्यूटन अपान में कूलाम और दूसरा आपका होता है वोल्ट अपान में मीटर। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है कि वैद्युत विभव की परिभाषा हम लोग को इसमें बतानी है और साथ ही में इसकी बीमा भी हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि वैद्युत क्षेत्र मान ली कोई, तो उसमें किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होगा वो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के बराबर होगा। क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि B बराबर W अपान में क्यू नॉट होता है। W आपका क्या होता है, कार्य होता है, और जो Q होता है आपका आवेश होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए आपका परीक्षण आवेश होता है। तो यहाँ से यदि हम मात्रक की बात करेंगे, मात्रक भी आप लोग याद कर लेंगे वैद्युत विभव का
क्योंकि ये मात्रक जो होता है ये आपका बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि बल विभव का मात्रक बताइए, तो बता सकते हैं मात्रक यहाँ से आप लोग देख सकते हो वर्क यानी कि कार्य का क्या मात्रक होता है, जूल होता है, और क्यू यहाँ पर दिया गया तो क्यू यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो आपका हो जाएगा जूल अपान में कूलाम, या फिर इसका एक मात्रक होता है वोल्ट, इससे भी आप लोग समझ गए। फिर बीमा इसमें हमसे पूछी गई, तो बीमा में आप लोग बता सकते हो कि इसकी बीमा होती है ml की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -1, इस प्रकार से आपकी बीमा हो जाती है। तो बज्र विभव की परिभाषा तथा इसकी बीमा भी आप लोगों ने समझ लिया और साथ ही में इसका मात्रक भी आप लोगों ने समझ लिया। तो अभी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, विभव प्रवणता। तो इसका उत्तर आप बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा बी की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन जो कि आपका होता है डेल्टा एक्स के साथ में विभव परिवर्तन यानी कि डेल्टा बी की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। और विभव प्रवणता बराबर आपका होता है विभव में परिवर्तन अपान में आपका हो जाता है दूरी में परिवर्तन, यानी कि माइनस में डेल्टा बी अपान में डेल्टा एक्स हो जाता है, ये आपका होता है विभव प्रवणता। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, और साथ ही में आप लोगों को यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को जो हम लोग ने इस पेज पर करें, इसे आप लोग एक बार देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, मतलब कह सकते हैं रिविजन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आते हैं। तो अब मैं इस पेज को हटाता हूं और अन्य पेज को लेकर के आते हैं, और उस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उनको आइए हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें अब हमारा अगला जो क्वेश्चन होने वाला है आपका होने वाला है कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हो। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 2006 में, 7 में, 10 में, 16 में, 19 में, 22 में, यानी कि कई बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि कला संबंध स्रोत क्या होता है। तो इसमें आप लोग बताओगे इसका उत्तर में कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कराते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से परिभाषा आप लोग इसकी बता सकते हो, और आपके यहाँ से एक नंबर बिल्कुल आराम से पक्का हो जाएगा कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहे उसे ही हम लोग कला संबंध स्रोत बोलते हैं। और आगे आप बता सकते हो इसमें उदाहरण में कि दो कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है, यानी कि जब दो कला संबंध स्रोत होते हैं तो उससे आपका स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है। तो एक कला संबंध स्रोत का जो क्वेश्चन होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप लोग बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 2005 में, 7 में, 8 में, 11 में, 12 में, यानी कि 5 बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि मूल कण क्या होता है, प्रतिकण क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके मतलब कि जो आपका इसमें दो टॉपिक पूछे गए, पहला आपका है मूल कण, दूसरा आपका है प्रतिकण। ये दोनों आपके अलग अलग से भी आ सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ बता दूंगा, अगर अलग से आएगा तभी आप लोग कर लीजिएगा, और यदि एक साथ में आएगा तब भी आप लोग कर ले जाओगे, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम समझते हैं कि मूल कण क्या होता है। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि वे कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है वे आपके मूल कण होते हैं। क्या होता है कि वे कण जिनका निर्माण जो होता है वो किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है, वो अपने पहले से ही निर्मित होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मूल कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रतिकण क्या होता है। तो प्रतिकण में आप लोग बताओगे यदि दो कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दें तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो तो ऐसे कणों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे का प्रतिकण बोलेंगे। ये भी आपका बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है कि यदि दो कण आपस में मिले और साथ ही में एक दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त कर दें तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो तो ऐसे कण एक दूसरे के प्रतिकण कहलाते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। ये कण एक दूसरे से मिल करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये आपका जो मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है उसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन होता है कि कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको इसमें बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में, 8 में, 18 में 3 बार पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि जब हम लोग कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी, यानी कि जो आपका वो उत्तल लेंस होगा वो आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि इसकी प्रकृति बदल जाएगी जब हम लोग कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में से वो हम लोग डुबोएंगे। ठीक है, कांच के उत्तल लेंस को जब हम लोग कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी और साथ ही प्रकृति बदल जाएगी, जो आपका उत्तल लेंस होगा वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करने लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन था अभी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन होता है अभी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में 1 और 2 नंबर में आ सकता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 में, 22 में, 23 में 3 बार पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसका उत्तर समझ लेते हैं। आप इसमें बताओगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा आई की दिशा में हो, तो अंगूठा जो आपका होगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करेगा। यानी कि जब हम लोग अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाते हैं कि जो आपका कह सकते हैं जो पहली वाली उंगली हो ये वाली, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए और बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए और जो अंगूठा आपका चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाए, तो यही आपका क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। तो इसे आप लोग समझ जाइए और इस प्रकार से डायग्राम भी बनाना चाहो तो अपनी बोर्ड पे 6 कॉपी में बना सकते हो। किसी भी पेन से बना देना, नीले या काले पेन से आप लोग बना देना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे भी आप समझ गए होंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, तो इसे आप समझ गए होंगे। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला आपका होने वाला है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की हम लोग को सबसे पहले परिभाषा देना है और साथ ही में उसका एक व्यवहारिक उदाहरण भी लिखना है। तो यहाँ पर आप बताते हैं किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय प्लस ग्रंथियाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय प्लस ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि एक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो और उसका व्यवहारिक उदाहरण होता है ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हो। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, 2006 में, 9 में, 15 में, 22 में। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है ये उसको समझ लेते हैं। तो आप इसमें बताओगे जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करते हैं तो वह नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करेंगे तो जो वह नाभिक होगा वो लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान की क्षति होती है वह द्रव्यमान जो होता है वो ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार जो भारी नाभिकों के जो टूटने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे यूरेनियम है, तो इसका जब कह सकते हैं कि जब ये भारी नाभिकों से क्या होगा, संघट्ट करेगा तो इसमें क्या होगा, ये अनेक कैसे द्रव्यमान अनेक नाभिकों में टूट जाएगा। यानी कि 56 बी ए 144 प्लस में आपका 36 के आर 89 प्लस में आपका यहाँ पर 30 N1 इस प्रकार से प्लस में ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करते हैं तो नाभिक जो आपका होता है वो 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। इसको हम लोग नाभिकीय विखंडन बोलते हैं और इस प्रकार से आप लोग उदाहरण भी उसका बता सकते हो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हो। तो पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से हम लोग क्या समझते हैं ये उसको भी बता देते हैं आपको। तो आप बताओगे इसमें कि पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती है अवक्षय परत कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल थी, ये भी आपका आंसर है कि पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील व आवेश वाहकों की उपस्थिति ही नहीं रहती हो उसको ही हम लोग अवक्षय परत बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए इस पेज पर जितने भी प्रश्न हम लोगों ने करे हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो इसे भी आप लोग नोट कर चुके होंगे या फिर याद कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज को लेकर के आते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। यानी कि हम लोग को इसमें बताना है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में हम लोग को व्यक्त करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यह क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2014 में, 16 में, 17 में, 22 में, 23 में, यानी कि 5 बार पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर आप बताओगे कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान में आपका हो जाएगा साइन ए बाई टू। जहां पर ए जो आपका होता है, ए जो आपका होता है आपका प्रिज्म कोण होता है। यहाँ पर जो आपका एन होता है, एन आपका अपवर्तनांक होता है और डेल एम आपका होता है न्यूनतम विचलन कोण। इसे भी आप लोग समझ गए होंगे, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हो। तो इसका उत्तर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2007 में, 10 में, 11 में, 16 में, 17 में 5 बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के विवर्तन से हम लोग क्या समझते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। और सुप्रेक्ष विवर्तन होने के लिए हम लोग को विवर्तक वस्तु का जो आकार होता है तथा तरंगदैर्घ्य समान कोटि की होनी चाहिए। विवर्तन जो होता है वो विवर्तित तरंगों का एक विशिष्ट गुण होता है जो केवल तरंगों में देखने को मिलता है, कणों में नहीं। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हो। तो उसका उत्तर भी मैंने आपको समझा दिया है, आप लोग याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर लाइट बार बार कट रही है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी, वैसे भी लाइट चली गई तो फिर भी आपको ये इसमें फ्लैश मैंने ऑन कर दिया है तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। तुम लोग को बताना है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण में लेंज का नियम। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 2011 में, 14 में, 16 में, 17 में 4 बार पूछा गया। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो ऐसी होती है कि या उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लोग लेंज का नियम बोलते हैं। क्या होता है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण में लेंज का नियम, उससे समझ लेते हैं। फिर से मैं समझाता हूँ। किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो सदैव उस कारण का ही विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है, और इसे ही हम लोग लेंज का नियम बोलते हैं। यह जो क्वेश्चन था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, सभी आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल आते हैं, तो इसीलिए आप इन सारे प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें ले आते हैं। तो अगला प्रश्न आपका इसमें होने वाला है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से आप क्या तात्पर्य है, इसका क्या महत्व है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति का। ये आपका क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि 2005 में, 7 में, 14 में, 11 में, 13 में, 17 में, 19 में, 23 में, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन कह सकते हैं कि 8, 9 बार, 10 बार आया हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से हम लोग क्या समझते हैं, इसकी महत्वता भी हम लोग को बतानी है। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि देहली आवृत्ति क्या होती है। तो इसमें आप लोग बताओगे प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, यही आपका देहली आवृत्ति कहलाती है। और इसीलिए आप बोल सकते हो आप लोग की जो देहली आवृत्ति होती है यह आपकी आवृत्ति एक विशेष महत्व रखती है। यानी कि जो देहली आवृत्ति होती है इसमें हम लोग बताते हैं कि प्रकाश की वह न्यूनतम, यानी कि प्रकाश की एक ऐसी न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और यदि हम लोग इससे भी कम आवृत्ति कर दें तो प्रकाश से धातु से मतलब धातु से कोई भी आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो यही आपका देहली आवृत्ति होती है और यही इसका महत्व होता है देहली आवृत्ति का। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। तो अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है, इसको भी समझ लेते हैं। 1 नंबर के लिए आएगा तो आपको इतना ही बताना जितना मैं आपको बता रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में, 13 में, 14 में, 18 में आया हुआ है। तो इसका उत्तर आप बताओगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है शून्य होता है। तो हम लोग को अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में अंतर बताना है, तो आप लोग एक एक अंतर बता सकते हो। पहला अंतर बताओगे आप लोग अनुचुंबकीय में कि अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में स्थायी चुंबकीय गुण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का जो कुल चुंबकीय गुण होता है वो शून्य होता है। तो ये जो क्वेश्चन था अभी का कंप्लीट हो गया है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है 2005 में, 13 में, 14 में, 16 में आया हुआ है। तो इसका उत्तर बताओगे। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की तरंगे जो होती हैं वो रेडियो तरंगे हैं तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की जो तरंगे होती हैं वो गामा किरणें हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारे थे
क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के पूरी किताब से आपके सभी टाइप के जो हर टाइप के जो जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको अगर सभी को तैयार करना चाहते हो तो लगभग आपके 70 से 75 प्रश्न होते हैं। उसे आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हो। उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो उसे जाकर के। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चुन के आपको इंपॉर्टेंट जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको भी बता दिया है। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।